नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने पहला पढ़ा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को हमने दो विभागों में विभाजित किया था, शुष्क प्रदेश तथा अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को भी दो विभागों में विभाजित किया जाता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में हमने पढ़ा जहां पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जब हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों की बात करते हैं तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है अथवा यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं जिन्हें साहित्यिक भाषा में धोरे तथा स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। जब अब हमारे दिमाग में आएगा कि अगर यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर बालू का स्तूपों के स्थान पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, किसका विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और अवसादी चट्टानों में भी कौन सी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है अथवा यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और अवसादी चट्टानों में भी कौन सी चट्टानें? चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर का विस्तार पाया जाता है। जब हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करते हैं तो इसका विस्तार यहाँ पर मध्य में देखिएगा, जैसलमेर शहर। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कौन सा शहर? जैसलमेर शहर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में। ठीक है, जब हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के विस्तार की बात कर रहे हैं तो जैसलमेर शहर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में कोमा पोकरण तहसील जो जैसलमेर में है उसका आधा भाग तथा फलोदी तहसील के दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है। फलोदी जोधपुर में है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर शहर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में कोमा पोकरण तहसील जो जैसलमेर में है उसका आधा भाग तथा फलोदी तहसील जो जोधपुर में है उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर किसका विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टानों जिनमें चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर प्रमुख है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसका विस्तार पाया जाता है? जीवाश्म तथा वनस्पति अवशेष भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष तथा वनस्पति अवशेष भी पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा ओकल वुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, कहां पर है ये? जैसलमेर में है। क्या? ओकल वुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, यहां पर क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म तथा वनस्पति अवशेष पाए जाते हैं। ओकल एक गांव है, कहां पर? जैसलमेर जिले में। उसको क्या बनाया गया है? पार्क बनाया गया है, वुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, वहां पे क्या पाए जाते हैं? वनस्पति के अवशेष तथा जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश को जो दूसरा भाग था वो हमने पढ़ा
अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को किसने 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने दो विभागों में विभाजित किया था, शुष्क प्रदेश तथा अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को दो भागों में बांट के हमने पढ़ा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब हम अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करते हैं, तो अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से लेकर अरावली पर्वतमाला अथवा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के मध्य पाया जाता है। कहां से लेके कहां तक? पश्चिम में तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से लेकर पूर्व में किधर? अरावली पर्वतमाला अथवा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अर्धशुष्क प्रदेश को हम 4 विभागों में विभाजित करते हैं। कितने विभागों में विभाजित किया जाता है? अर्धशुष्क प्रदेश को 4 विभागों में विभाजित किया जाता है। पहला, घग्गर का मैदान। दूसरा, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। तीसरा है नागौर उच्च भूमि और चौथा है लूणी नदी बेसिन। ठीक है, अर्धशुष्क प्रदेश को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? 4 विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? घग्गर का मैदान, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि तथा लूणी नदी बेसिन। जब हम राजस्थान के मैप पे इनको देखते हैं तो सबसे उत्तर में यहां पर है घग्गर का मैदान। ठीक है, इसके पश्चात यहां पर दूसरा है शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। इसके पश्चात नागौर उच्च भूमि और यहां पर है लूणी नदी बेसिन। तो इस प्रकार से अर्धशुष्क प्रदेश को 4 विभागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? घग्गर का मैदान, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि तथा लूणी नदी बेसिन। अब हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले घग्गर का मैदान। ठीक है, घग्गर का मैदान से तात्पर्य है घग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, राजस्थान में घग्गर का मैदान का विस्तार 2 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से? श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़। तो घग्गर के मैदान का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? 2 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से? श्री गंगानगर तथा दूसरा है हनुमानगढ़। ठीक है, इसमें से जो प्रश्न बनता है वो ध्यान दीजिएगा। एक शब्दावली आती है नाली और एक आती है बग्गी। ये 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं कि नाली क्या है तथा बग्गी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, घग्गर नदी के पाट को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पाट किसे कहते हैं? नदी के 2 किनारों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। तो कौन सी नदी के? घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ जिले में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि नाली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ जिले में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। जबकि घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को, ठीक है, घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है।
अपवाह क्षेत्र से तात्पर्य होता है वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें से कोई नदी जल की प्राप्ति करती है। तो घग्गर नदी के पाट क्या पढ़ा हमने, दो किनारों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, पाट कहलाता है। तो घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ जिले में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। जबकि घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है। घग्गर का मैदान का विस्तार किन जिलों में है, तो श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। दूसरा उप विभाग है इसका शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। ठीक है, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अंतः प्रवाही। कई बार इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें दो सिमिलर से टर्म्स पढ़ते हैं अपन। पहला पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह और दूसरा पढ़ते हैं अंतः प्रवाह। सुनने में देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनमें अंतर है। देखिए जब हम अपवाह प्रणाली की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 विभागों में विभाजित करते हैं। बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां तथा आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह क्या होता है, वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है अथवा जो मार्ग में ही लुप्त हो जाती है उन्हें कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। और अंतः प्रवाह क्या होता है, तो देखिए अंतः प्रवाह का विस्तार कहां पे पाया जाता है, शेखावाटी में पाया जाता है। तो पहले हम जिलों की बात करें तो शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है चूरू, झुंझुनू तथा सीकर। इन तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से शेखावाटी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भाग नागौर जिले का उत्तरी भाग है वो भी सम्मिलित किया जाता है। तो शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र का विस्तार कहां कहां पे पाया जाता है, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर, और नागौर जिले का कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित है। अब हम बात कर रहे हैं अंतः प्रवाही क्षेत्र का। तो देखिए इस क्षेत्र में धरातल के नीचे चूने की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। किसकी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, चूने की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और चूने का गुण क्या होता है कि वह जल को अवशोषित करता है। तो चूने की चट्टानों का विस्तार पाया जाने के कारण यहाँ पर जो जल है वह धरातल की सतह से कुछ नीचे होकर प्रवाहित होता है। यहाँ पर क्या है, धरातल है, तो यहाँ पे चूने की चट्टानें हैं तो वो क्या कर लेती है, इस जल को अवशोषित कर लेती है। तो जल का प्रवाह धरातल से कुछ नीचे होकर पाया जाता है जिस कारण इसको अंतः प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी कौन सा है, चूरू है, तथा सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है, चूरू है। तो उसका एकमात्र कारण क्या है कि यहाँ पर धरातल के नीचे चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। किसकी, चूने की चट्टानों का। और चूने का गुणधर्म क्या होता है कि चूना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चूने की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है जिसके कारण जल धरातल की सतह से नीचे होकर प्रवाहित होता है। इसमें से पूछे जाने वाला सबसे प्रमुख प्रश्न है जोहड़। ठीक है, जोहड़ क्या होता है, जोहड़ तो शेखावाटी क्षेत्र में खोदे जाने वाले कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज कौन से क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में क्या खोदे जाते हैं, कुएं, वो भी कौन से, कच्चे कुएं। स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं,
जोहड़ कहलाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इस जोहड़ से ही मिलता जुलता शब्द है जोहर। ठीक है, यह इतिहास में पढ़ते हैं अपन और ये भूगोल में पढ़ते हैं। जोहर की बात क्या करते हैं अपन का, हम पढ़ते हैं कि शाखा होता था, शाखा में एक केसरिया होता था, एक जोहर होता था। जब वीरांगनाएं अपने प्राणों को त्याग देती थी उसे क्या कहा जाता था, जोहर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न पूछा जाए आराम से समझिएगा कि जोहर पूछा गया है या फिर जोहर पूछा गया है। ठीक है, जोहड़ क्या होता है, शेखावाटी क्षेत्र में खोदे जाने वाले कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है, जबकि जोहर इतिहास में पढ़ा आपने। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सर अथवा सरोवर, सर अथवा सरोवर कि इस शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र में बालू का स्तूपों के मध्य जल भर जाने से निर्मित जलाशयों को स्थानीय भाषा में सर अथवा सरोवर कहा जाता है। क्या पढ़ा हमने कि शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र में बालू का स्तूपों के मध्य जल भर जाने से निर्मित जलाशयों को स्थानीय भाषा में सर अथवा सरोवर कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया है यहाँ से, वह है बीड़। बीड़, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस बीड़ से ही मिलता जुलता शब्द है बीहड़। ठीक है, बीहड़ हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि चंबल नदी के द्वारा निर्मित गहरी घाटियों को बीहड़ कहा जाता है, जबकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बीड़ पढ़ रहे हैं। और बीड़ क्या कहलाते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीड़ किसे कहते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। इसके पश्चात हमारा तीसरा उप विभाजन है नागौर उच्च भूमि। देखिए, जैसे देखने से पता चल रहा है कि इस नागौर उच्च भूमि का विस्तार शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र तथा लूणी नदी बेसिन के मध्य पाया जाता है। कौन कौन से विभागों के मध्य पाया जाता है, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र तथा लूणी बेसिन के मध्य पाया जाता है। नागौर उच्च भूमि का विस्तार प्रमुख रूप से नागौर जिले में पाया जाता है। ठीक है, यह थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर धरातल में सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धरातल में सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो भूमि है वह तुलनात्मक रूप से बंजर होती है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की अधिकतर खारे पानी की झीलों का विस्तार भी यहीं पर पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में या फिर नागौर जिले में, जैसे सांबर। ठीक है, सांबर झील का विस्तार तो 3 जिलों में पाया जाता है, जयपुर, अजमेर तथा नागौर। ठीक है, इसके अलावा डीडवाना, नावा, कुचामन इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, खारे पानी की झीलों का विस्तार पाया जाता है। कौन कौन सी, सांभर, डीडवाना, नावा तथा कुचामन। ठीक है, इसके अलावा एक प्रमुख चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये नागौर है। ठीक है, तो यहाँ पर चट्टानों की प्राप्ति के आधार पर 3 प्रमुख विभागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने विभागों में विभाजित किया जाता है,
तीन विभागों में विभाजित किया जाता है। एक इधर की तरफ मकराना, ठीक है, इधर की तरफ है मंगलोद और बीच में है जायल, ठीक है। मकराना के बारे में हमने सुना है कि मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस वाले विभाग में किस चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? संगमरमर की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। जबकि जो मंगलोद क्षेत्र है, हम पढ़ते हैं कि जिप्सम की खान फेमस है, गोट मंगलोद, तो इस क्षेत्र में किसका विस्तार पाया जाता है? जिप्सम का विस्तार पाया जाता है। जबकि जायल वाले क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम नागौर उच्च भूमि की बात कर रहे हैं तो इसको तीन विभागों में विभाजित किया जाता है, मंगलोद, जायल तथा मकराना। मकराना वाला क्षेत्र किसके लिए फेमस है? संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। जायल फ्लोराइड के लिए, तथा मंगलोद जो गोट मंगलोद खान का नाम हम पढ़ते हैं वह किसके लिए फेमस है? जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके पश्चात हम बात करते हैं, चौथा उप विभाग है हमारा लूणी नदी बेसिन, ठीक है। बेसिन से तात्पर्य होता है मैदान, किसी भी नदी के द्वारा निर्मित मैदान। चंबल नदी बेसिन का मतलब है चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान। बनास नदी बेसिन का तात्पर्य है बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान। तो लूणी नदी बेसिन का तात्पर्य है लूणी नदी के द्वारा निर्मित मैदान। जब हम लूणी नदी बेसिन की बात कर रहे हैं तो इसका विस्तार प्रमुख रूप से 6 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली तथा जालौर। जिन 6 जिलों में लूणी नदी बहती है उन्हीं जिलों में इसके मैदान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यहां से जो प्रश्न बनता है वह ध्यान दीजिएगा, रेल अथवा नेड़ा, ठीक है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि रेल अथवा नेड़ा किसे कहा जाता है? तो रेल अथवा नेड़ा क्या है कि जालौर जिले में लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में रेल अथवा नेड़ा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेल अथवा नेड़ा किसे कहा जाता है? जालौर जिले में लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेल अथवा नेड़ा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला भौतिक प्रदेश कंप्लीट होता है, राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को 2 विभागों में विभाजित की करती है कौन? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। वो इधर वाला भाग होता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में हमने पढ़ा कि 2 विभागों में उसको विभाजित करते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। वहां पे हमने बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़े, ठीक है। इसके पश्चात इसको 4 विभागों में विभाजित किया गया है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि तथा लूणी बेसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।